हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। मींस 50 टू 60% रेंज में हमें इस एग्जाम में रहना है अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और अगर टॉप रैंक चाहिए है तो मैंने आपको कहा था कि 60% के इर्द गिर्द ही हमारे मार्क्स इसमें होने चाहिए। लास्ट वीडियो अगर आप विजिट करेंगे हमारे चैनल पर तो मैंने उसमें आपको ये सब कुछ इसका डिटेल पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहती है, पिछले जो 69 बीपीएससी में था उसमें क्या कट ऑफ गई है, उसके इर्द गिर्द कितने नंबर जो मार्क्स थे टॉपर्स के कितने रहे, लास्ट सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ, ये सारा का सारा हम उस वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आज का जो वीडियो होने वाला है ये है आखिर जीएस में 180 प्लस मार्क्स लाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम 180 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि 180 प्लस मार्क्स शायद आ ही नहीं सकते हैं, इतने मार्क्स लाके जो है टॉप रैंक आ सकती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे 180 प्लस मार्क्स लाए जाएं। ये लगता है कि ऐसे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये सब इस वीडियो में हम इसमें देखने वाले हैं। तो 180 प्लस मार्क्स के लिए हम इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर में या फिर आप कह लीजिए प्रेजेंटेशन, कॉपी में हमारा जो आंसर शीट है, आंसर शीट में आखिर प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है, कैसे हम अपने आंसर को यहां पर प्रेजेंट करेंगे। दूसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट, बात करेंगे कि पर क्वेश्चन कितना टाइम अलॉट होता है, कितना आपके पास टाइम है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे और अच्छे से आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मटेरियल की। मटेरियल की अगर कहें तो क्या हमारा कंटेंट होना चाहिए एक अच्छे आंसर में। मींस अगर 8 मार्कर है तो 8 मार्कर में 4 नंबर या फिर 4.5 5 नंबर ये कैसे लाए जाएं। 38 मार्क है, 38 मार्कर है, 24 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाएं। ठीक है, जो डीआई है 72 मार्क्स का डीआई है वो कैसे लाया जाए, ये सब इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन की। देखिए, अगर आप खुद ही अपने आप को एवेल्युएटर के सामने रख के देखिए, एक एवेल्युएटर है, अज्यूम कीजिए कुछ टाइम के लिए कि आप ही एक एवेल्युएटर हैं। ठीक है, आपके पास दो तरह की कॉपी आती हैं, एक कॉपी है और एक दूसरी कॉपी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉपी ऐसी है जिसमें कंटेंट ठीक है, जो कंटेंट या जो आंसर लिखा गया है वो ठीक है, अच्छा है। दूसरी कॉपी है जिसमें कंटेंट एवरेज है, कंटेंट एवरेज है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। इसमें जो कैंडिडेट है इसमें प्रेजेंटेशन पर इसने ध्यान नहीं दिया, जो आंसर लिखा उसको सही से यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद एवेल्युएटर हैं तो ये जो कॉपी होगी ये पढ़ने में अच्छी लगेगी आपको। ऑलवेज ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ठीक है, सिंपल सी लाइन है। तो ये कॉपी है, भले ही इसमें कंटेंट आपको एवरेज मिले लेकिन प्रेजेंटेशन यहाँ पर बेहतर है। ठीक है, टाइम जो है आपका कम किल होगा कॉपी चेक करने में, और ये जहाँ पर कंटेंट इससे तो बेहतर है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसको जो है ऑन एन एवरेज 160 मार्क्स मिल जाए, कंटेंट अच्छा है लेकिन 130 135 मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं बहुत अच्छा लेके आया हूँ, कंटेंट मेरा बहुत अच्छा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। उसका सिंपल सा रीजन है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आप उसमें लैग कर रहे हो। ठीक है, तो एक अच्छी कॉपी की खासियत क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें एक अच्छी कॉपी की खासियत क्या होती है। देखिए, प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो सबसे पहला तो बात है कि जो भी प्रेजेंटेशन हो वो कैसा हो, नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन की बात करी जाए तो इसमें जो कट्स होते हैं कॉपी में, हम जैसे कुछ लिखा हमने और उसको काट दिया ऐसे, ये बहुत कम हो, मिनिमम हो। दूसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये बहुत कम हो। तीसरा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जो बर्तनी है
वर्तनी की जो अशुद्धि होती है वो बहुत कम हो, ठीक है। इससे जो है एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट हैं, मींस आपने जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो कॉपी में इतनी ज़्यादा नहीं की हैं। इसी को कहते हैं एक नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, पहला पॉइंट तो इसमें देखिए हो गया, एक तो हो गया नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर से कहने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो डिमांड आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो यहां एक क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर फेयर इलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वो कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती कभी मत कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तभी जाके एक आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो एक जो सिंपल सा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका इंट्रो हो गया, उसके बाद आपका बॉडी हो गया, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं, ये बात हो रही है जीएस के आंसर्स की, ऐसी की बात नहीं हो रही है, जीएस के आंसर्स हैं तो आप इंट्रो लिखेंगे, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, बॉडी में बात करी जाए तो पार्ट्स और सब पार्ट्स की विद हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, और यहां पर आप लिखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए पॉइंट वाइज लिखने का एक तरीका जो होता है, क्यों एक बेहतर तरीका माना जाता है, पॉइंट वाइज आप लिखते हैं तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं दे आर मोर विजिबल, ठीक है, वो एक ज्यादा विजिबल होते हैं, मींस वहां पर क्लैरिफिकेशन ज्यादा होता है। अगर मैं आंसर चेक कर रहा हूं तो वहां पर मेरे को आंसर, आपके आंसर्स में मटेरियल ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहां पर क्या होंगे, विजुअल होंगे, आपने हाईलाइट कर रखा होगा, जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं वहां पर आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वहां पर आपने हाईलाइट कर रखा होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर बी कॉशियस कि आप इतना भी हाईलाइट ना कर दें कि पूरी कॉपी में बस लाइन ही दिख रही हैं, खाली फोकस करिए कि जो कीवर्ड्स हैं वहां पर आपने हाईलाइट कर रखा हो, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका होगा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, बॉडी किस तरह से लिखी जाएगी। देखिए अब जब आप ये लिख रहे हैं तो बॉडी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो ये झलके आपकी कॉपी में कि आपने जितने भी जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने पूरे एड्रेस कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन का देखें तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं। पहला सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीईसी, दूसरा पार्ट है चैलेंजेस, ठीक है, इसके अलावा रिफॉर्म्स। तो ये तो हो गई आपकी क्या, यही आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी बॉडी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये जो है ये क्या है, ये हो गई आंसर की बॉडी। इसके बाद अगर पहले बात करें तो यहां पे आप लिखोगे इंट्रो, यहां पे लिखोगे आप कंक्लूजन, इंट्रो और कंक्लूजन। देखिए इंट्रो की बात करी जाए तो इंट्रो आप 2-3 तरीके से लिख सकते हो। पहला स्टैटिक इंट्रो, स्टैटिक इंट्रो इसमें क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी गई है तो आप जाहिर सी बात है पॉलिटी का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट जो है इंट्रोडक्शन जो होता है वो होता है आर्टिकल या पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंपल सा आर्टिकल 324 और पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इस तरह से आप ये लिख सकते हो, प्लस आप इसमें करंट भी जोड़ सकते हो कि श्री ज्ञानेश कुमार जो अभी सीईसी हैं उनको जो है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, एक लाइन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए तो आप चैलेंजेस में लिख सकते हो कि रिसेंटली जो है एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यहाँ पर सीईसी जो इलेक्शन कमीशन उसके द्वारा कराया गया, उसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर काफी बैकलैश झेलना पड़ा है। तो इस तरह से इसमें फायदा क्या है, पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, आप बेसिक्स पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 324 के बारे में आप जवाब लिखेंगे। दूसरा, जब आप करंट से रिलेट करेंगे इसका मतलब ये है कि यू आर वेल अवेयर्ड अबाउट द करंट सिचुएशन, ठीक है। तो जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं
नेशनल इश्यूज जो हो वो जो हैं वो उससे भी आप क्या है अवेयर हैं। तो इससे बेहतर इंट्रो नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ही ये इंप्रेशन होगा, अच्छा होगा कि आपने इंट्रो बहुत बेहतरीन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इंट्रो की शुरुआत करनी है। इसके बाद जब हम बॉडी पर आएंगे तो बॉडी में लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीईसी, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको 180 प्लस मार्क्स लाने हैं इसका मतलब ये है कि आपके जो बेसिक्स हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें जो आपके कॉन्सेप्ट हैं बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये आपको जो है बिल्कुल याद रहें, ताकि जब लिखने की बारी आए तो वहां पर आप अच्छे से लिख सकें, ठीक है। या एनवायरमेंट हो गया तो वहां पर कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। बायो यूट्रिफिकेशन क्या होता है, या नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो टेक्नोलॉजी क्या है, इनके क्या एप्लीकेशंस है, ये सब क्या है बेसिक है, ठीक है। तो ये सब जो है इनके हमें डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, तभी हम जाके वहां पर लिख पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका इंट्रो। अगर बॉडी की बात करी जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे बॉडी में? बॉडी में लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीईसी। जो 2023 का जो एक्ट आया था उसमें सर्च कमेटी क्या है, सिलेक्शन कमेटी क्या होती है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ पर हम बॉडी में फिर इसको क्या करेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे। सिलेक्शन कमेटी क्या है, सर्च कमेटी क्या है और कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं, ये आपकी हो गई बॉडी। बॉडी में पहला पॉइंट। दूसरा उसने पूछा है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। अब चैलेंजेस की बात करी जाए तो आप यहाँ पर चैलेंजेस लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया सिलेक्शन कमीशन में, सॉरी इलेक्शन कमीशन में जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो हो गया, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो अलिगेशन है जो लगाए जाते हैं वो हो गया, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको जो है एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो यहाँ पर है चैलेंजेस यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। तीसरा जो है वो है सजेस्ट रिफॉर्म्स। अब इस तरह से फिर आप यहाँ पर रिफॉर्म्स लिख सकते हो, गोस्वामी कमेटी हो गई या 255 लॉ कमीशन हो गया, उसके क्या रिकमेंडेशंस रहे, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक बेहतरीन आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आप जो है कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हो। ये अगर 38 मार्क्स का है तो आराम से आप यहाँ पर 24 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अगर ये आपका स्ट्रक्चर आंसर का रहा, ठीक है। तो इतना समझ में आया हमारा जो स्ट्रक्चर है आंसर का क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करी जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस पहले से ही स्टार्ट करनी है। घर पर ही आप जो है, अगर आप घर पर लिख रहे हैं, मॉक्स लिख रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है, अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पर आप जो है बिल्कुल टाइम बाउंड सिचुएशन में लिखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर हम घर पर बैठे हैं तो सोचते हैं चलो ठीक है 2 क्वेश्चन आज लिख लिए, 2 क्वेश्चन कल लिख लिए, 3 घंटे का जो टेस्ट है वो 3 दिन में पूरा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ ही ब्लफ कर रहे हैं, वो कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। इसलिए वी मस्ट राइट विद इन द टाइम फ्रेम दैट द टाइम अलोकेटेड इन द पेपर, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में लिखना है। 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको 2 घंटे में लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल याद रखिए कि 3 घंटे का पेपर है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको 3 घंटे में ही खत्म कीजिए, तभी जाके आप फाइनल एग्जाम जब होगा तब जाके वहां पर लिख पाएंगे। कुछ लोगों की ये स्ट्रेटजी होती है अभी हम पढ़ ले रहे हैं, बाद में फिर जाके एग्जाम में ही बस वहां पर लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्री तो बड़ी मुश्किल से वैसे ही निकलता है। आप जानते हो कि कोई अगर आज प्री निकल रहा है तो कल प्री नहीं निकला है, शायद ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपने प्री निकाला है तो मेंस में बिल्कुल आप झोंक दीजिए अपने आप को, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए कि 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में ही यहाँ पर पेपर को फिनिश करना है, ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, GS1 पेपर, सबसे पहले बात करते हैं GS1 की। देखिए GS1 पेपर है, एक्चुअली इसमें एक सेक्शन अलग है GS1 में। जो GS1 है, सेक्शन ए हो गया आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सेक्शन 2 है, सेक्शन बी ले लीजिए, करंट इवेंट्स हो गया, ठीक है, सॉरी, सेक्शन बी जो है करंट इवेंट्स हो गया। इसके अलावा सेक्शन 3 की बात करी जाए तो DI, देखिए 114, 114 और 72 मार्क्स, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जो
8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हो गए, 7 नंबर के 2 हो गए, और बाकी आपके 38 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सेम सिमिलर यही पैटर्न इसमें है सेक्शन 2 में, और जो सेक्शन सी है वो है डीआई का 72 मार्क्स का। अब देखिए इसमें अगर आप देखो मैथमेटिक्स आती है पहले पेपर में, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, डीए का जो सेक्शन है, जब हम मैथ अटेम्प्ट करते हैं तो एक फ्रेश माइंड से अगर हम आंसर निकालते हैं तो वो आंसर सही होते हैं। कोई अगर इस स्ट्रेटजी के साथ अगर एग्जाम लिख रहा है कि पहले हम सेक्शन ए सेक्शन बी को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट के 1 घंटे या 50 मिनट में जो है हम डीआई अटेम्प्ट करेंगे, तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब एक फ्रेश माइंड से आप मैथमेटिक्स को आप वहाँ पर अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर मार्क्स अच्छे से आप सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि हर बड़ी में जो कैलकुलेशन होती है वो गलत होती है। ठीक है, आपने बिहार में एक प्रोवर्ब पढ़ी होगी, हड़बड़ी ब्याह कनपटी सुनूर, है ना, तो वो यहीं पर अप्लाई होती है कि हड़बड़ी में भी हम गलतियां यहाँ पर कर जाते हैं। तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करनी है। 72 मार्क्स की जो डीआई है, जो यहाँ पर 72 मार्क्स की डीआई है, ठीक है, इसमें आपको 72 आउट ऑफ 72 का बिल्कुल श्योर शॉट यहाँ पर टारगेट लेके चलना है, और ये अचीवेबल है। यहाँ पर बिल्कुल 72 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मैथ है, या तो आएगा या नहीं आएगा। सही आंसर निकाला आपने, इसमें कोई स्टेप्स वो ऐसे तो है नहीं कि आपने जो है 4 पॉइंट लिख दिए, 5वां पॉइंट गायब है, तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो है कम हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आंसर आपका सही आता है तो सही ही आता है फिर। तो इसलिए 72 मार्क्स, अगर आपको लगता है पहले 40 मिनट में आपने जो है 72 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर लिए, आपको लगता है कि आंसर्स मैंने जो निकाले हैं वो लगभग सही है, ठीक है, तो माइंड में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ से मैंने 72 मार्क्स तो यहाँ पर अब सिक्योर कर लिए। अब बात बनती है 118 मार्क्स की। जो 2 सेक्शन है वहां से मेरे को जो है 118 मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, अब वो मार्क्स जो है वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर एक पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 72 मार्क्स सेक्शन 3 जो सेक्शन सी है, इसमें लगभग आपको 30 से 40 मिनट देने हैं, 30 to 40 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम आप मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डीआई में जितना टाइम देंगे, सेक्शन जो ऊपर के 2 सेक्शन आपके बचे हैं वहां पर फिर आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और आंसर्स की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगी। ठीक है, कहीं वहां पे आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई या तो कोई क्वेश्चन छूटेगा, या फिर कहीं पे ना कहीं पे आप 1 या 2 क्वेश्चन में वहां पे, या 3 से 4 क्वेश्चन में आप जो है आंसर की क्वालिटी गिराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम वहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो विद इन दिस टाइम आपको जो है डीआई अटेम्प्ट करनी है 30 से 40 मिनट में। ठीक है, अभी भी आपके पास कितने मिनट बचे हैं? 140 मिनट, 140 मिनट आपके पास बचे हैं, मीन्स 70 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। मतलब 1 से 1 घंटे में आपको पहला सेक्शन और 1 घंटे में आपको दूसरा सेक्शन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स और 7 मार्क्स। ठीक है, ये सेक्शन ए की बात हो रही है, सेक्शन ए की बात। यहां पर अगर पर क्वेश्चन में 8 मिनट लगाता हूं, पर क्वेश्चन 8 मिनट, इस तरह के कितने क्वेश्चन है? 5 मिनट, इसका मतलब 40 मिनट। ठीक, तो 8 मार्कर और 7 मार्कर जो थे, 5 क्वेश्चन थे, वो आपने 40 मिनट में यहां पर कंप्लीट कर लिए। अब मैं ये मान के चलता हूं जो 38 मार्कर है, 38 मार्कर आपने 15 मिनट में आपने लिख लिया। देखिए 2 पेज लिखने में आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं, तो 6 पेज होंगे वो आप कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो जो 38 मार्कर है वो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऐसे, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 15 मिनट आपको लगता है 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, 38 मार्कर 6 पेज लिखने में। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 दूनी 30, इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 70 मिनट। 70 मिनट में आपने जो है पहला सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया। दूसरा सेक्शन, सेकंड सेक्शन की बात करी जाए तो सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी आपने क्या किया? सेक्शन बी में भी अगर देखा जाए तो यहां भी आपने 70 मिनट में आपने पेपर यहाँ, सॉरी, जो सेक्शन बी था वो यहां पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया सेक्शन ए 70, सेक्शन बी 70 प्लस 40 मिनट आपका सेक्शन सी में था, कितना हो गया? 180 मिनट। ठीक है, मीन 60, तो 3 घंटे यहाँ पर आपके हो गए। तो इस तरह से जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में आप पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट कर लो। अब आप, ये क्वेश्चन हो सकता है कि
हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, वहां पर आप टाइम ज्यादा ले जाओ। मींस अगर कोई 8 मार्कर है, यहां पर आपको 8 मिनट में क्वेश्चन लिखना है, 7 से 8 मिनट में, हो सकता है यहां पर आप 15 मिनट ले लो, ठीक है, 10 से 15 मिनट आपने ले लिए। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप ये कहोगे कि सर वीडियो में तो कोई भी ज्ञान दे देता है, ठीक है, जब रियल एग्जाम में जाते हैं तब पता चलता है कि वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, टाइम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप टाइम कैलकुलेट करके चलेंगे किस क्वेश्चन में कितना देना, तभी जाके आप लिख पाएंगे, ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो विद इन द टाइम फ्रेम उसको फिनिश करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट में आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको पूरा आता है। क्वेश्चन हमारा वहां अटकता है जहां हमें मटेरियल की कमी पड़ती है, या फिर कोई क्वेश्चन हमारा ना पड़ा हुआ आ जाए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी कि आपको वहां पर कुछ आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं पेपर आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में आपकी क्वालिटी गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन में आपकी क्वालिटी गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सभी में अपनी क्वालिटी गिराते चले जाएं, ठीक है। तो ये टाइम जो है कैलकुलेट करके चलिए, ये रियलिटी है। अगर आपको मेंस निकालना है तो हमारा मेंस जो होता है, स्टूडेंट्स का जो मेंस है, वो क्यों अटकता है बार बार, वो इसीलिए ही अटकता है कि कहीं तो आपकी जो टाइम की जो कैलकुलेशन थी वो नहीं हो पाई, विद इन द टाइम फ्रेम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन छूट गया, वो इसलिए छूट गया क्योंकि डीआई में आपने 1 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, टाइम को मैनेज करके चलना है, तभी जाके पेपर पूरा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका रहा, और इसको आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है, जब आप आंसर लिखें। लास्ट हो गया मटेरियल का। अगर बात करें मटेरियल की, देखिए हो सकता है कि आपने पेपर पूरा कर लिया हो, लेकिन एक कॉपी है जिसने पेपर पूरा कर लिया, और पेपर तो 2 कॉपियां हैं, ठीक है। एक कॉपी है, इसने भी पेपर जो है, पेपर इसका भी कंप्लीट है और पेपर इसका भी कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन इसके मार्क्स आए 120, जो इसके मार्क्स हैं, इसके मार्क्स आए 120 और इसके मार्क्स आए 160 प्लस ही मान लेते हैं, चलो, ठीक है। तो इतना अंतर क्यों रह गया? सिंपल सी बात है, एक तो मैंने पहले बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, स्ट्रक्चर और डिमांड ऑफ द आंसर, ठीक है, इसमें शायद उसने अच्छा किया हो। दूसरा हो गया मटेरियल का, कि आपने जो मटेरियल लिखा है, जो आपने कंटेंट लिखा है अपने आंसर में, वो सही है या नहीं, क्या वो डिमांड फुलफिल करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान देना है। अब मटेरियल की बात करें, देखिए जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं, तो अगर उस पॉइंट को हमने जस्टिफाई नहीं किया तो वो पॉइंट रेलिवेंट नहीं माना जाता, इसलिए जो है आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। टेस्ट में मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा जो है कारण वो यही है कि आप जो आंसर्स लिखते हैं वो कहीं ना कहीं एक बेसिक आंसर होता है जो सभी लिखते हैं, लेकिन जो डिफरेंस डालता है वो डालता है आपका जो एग्जाम्पल्स है। क्या आपने एग्जाम्पल से जो है यहाँ पर जस्टिफाई किया है या नहीं किया है? तो जस्टिफिकेशन जो है यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे में आपने कोई आर्ग्यूमेंट लिखा, उस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में अगर आपने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिहार में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, बिहार कहीं ना कहीं लैग कर रहा है एग्रीकल्चर में, तो क्यों लैग कर रहा है? आपने लिखा लैंड का, अगर आपने मार्जिनल लैंड होल्डिंग नहीं डाला, वहां पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं डाला मार्जिनल लैंड होल्डिंग का, तो वहां पर वो पॉइंट जस्टिफाई नहीं कहलाएगा। अगर आप लैंड की बात कर रहे हैं तो क्या लैंड होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो कितना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे कोट कीजिए, ठीक है। अगर लेबर फोर्स की बात करी जाए, विमेन का कोई मुद्दा है, वहां पे अगर आप पीएलएफएस की रिपोर्ट डालते हैं तो वो पॉइंट वहां पर क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए बिहार के, अगर क्वेश्चन आए कि डिस्कस द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, ठीक है, अगर बात करी जाए बिहार के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, तो अगर इसमें आपने बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपने यहां पर कोट किया है तो जस्टिफाइड ही होगा आपका पॉइंट, ठीक है। डाटा बस आपका बिल्कुल वहां पर क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। पॉइंट में आपका चल जाएगा लेकिन डाटा वहां पर सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं अगर 24% लिखा है आप 15% लिख रहे हैं, वो डाटा आपका जो इनकरेक्ट है, एक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बात यह है कि आपने वहां पर पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया इकोनॉमिक सर्वे का एग्जांपल देके। एसएचजी की बात हो रही तो आपने जीबी का इनिशिएटिव का बात कर दिया वहां पर, तो पॉइंट सही हो गया आपका, ठीक है।
ठीक है, जल शक्ति मिशन का बात हो रहा है तो जल जीवन हरियाली आपने डाल दिया। तो इस तरह से क्या है, ये पॉइंट जस्टिफाइड हो चुके हैं। पॉइंट जस्टिफाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पॉइंट लिखा है उसको जस्टिफाई किया है, इसलिए जो है 8 में से फिर 4, 4.5, 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका मटेरियल का। ठीक है, मटेरियल में क्या वैल्यू एडिशन होगा, आप हमारे MIB जो है उसको विजिट कर सकते हो, जो मार्क्स इंप्रूवमेंट बुकलेट्स हमने निकाली हैं उसको आप विजिट कर सकते हो। उसमें देख सकते हो कि ऐसे कैसे एनलिस्ट किया जाता है, जो आपके GS के जो आंसर्स हैं उनको कैसे एनलिस्ट किया जाए, ये सब ऑलरेडी कंपाइल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप यहाँ पर आंसर्स को, जो मटेरियल है वो इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अगर, तो मैंने आपको बताया, तो इतने पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा। पहला हो गया स्ट्रक्चर का, ठीक है, दूसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा हो गया मटेरियल का। ठीक है, तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा जब आप अपनी कॉपी लिख रहे हो। अभी अगर आपके 110, 120 मार्क्स आ रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, अब बात आती है अगर मटेरियल की। मटेरियल में दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैटिक हो गया, एक डायनेमिक हो गया। ठीक है, स्टैटिक वो पोर्शन है जो आपको, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ये भी स्टैटिक में आ गया, इकोनॉमी का कुछ पार्ट है वो भी स्टैटिक में आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। इसका मतलब ये है कि जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, PYQs, चौथा पॉइंट इसको ही लिख लीजिए, PYQs को। PYQs की जो एक एनालिसिस है वो आपने बहुत अच्छे से कर रखी हो। सेक्शन ए की अगर बात करी जाए GS1 में, आपको पता है फिक्स टॉपिक है, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है 70 to 80% जो है पेपर आप यहाँ पर आराम से गैस कर सकते हो। GS1 के सेक्शन 1 में आराम से यहाँ पर गैस किया जा सकता है। इंडिगो रिवोल्ट हो गया, चंपारण हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, पटना कलाम हो गया, पाला आर्ट हो गया, मॉडर्न आर्ट हो गया, गुप्ता आर्ट हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिक्स हैं। वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, ये इनके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इनके नोट्स बनाने हैं, आपको इनके सॉलिड नोट्स बनाने हैं 6 पन्ने के। याद रखिएगा 6 से 7 पन्ने जो लिखने होते हैं 38 मार्क्स में। ठीक है, यहां पर आपको 6 से 7 पन्ने बेस्ट नोट्स बनाने हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा नोट तैयार करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है पटना कलाम का, 6 पेज आपने इतने बेहतरीन लिख दिए, आपको लगता है कि अगर ये मैंने लिख दिया तो शायद 38 में से 38 ना दे दे। डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गए, सब आपने बना दिया। ठीक है, हाँ एक चीज और, स्ट्रक्चर में फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, लेकिन जहां रिक्वायरमेंट है वहीं पर। पता चला आपने जो है कहीं इंडिया का ऐसा मैप तो पूछा नहीं था, आपने मैप बना दिया इंडिया का, तो वहां पर मार्क्स फिर आपके कटेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप फिर जो एवेल्युएटर है उसको गोला देने की कोशिश कर रहा हो, आपने मैप बना दिया क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जहां पर रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन में या फिर IR के क्वेश्चन में अगर है, तो वहां पर आप मैप वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह फ्लो चार्ट का, अगर आपको लगता है कि फ्लो चार्ट बहुत नेसेसरी है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बन सकता है, तो आप बिल्कुल फ्लो चार्ट वहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इनकी प्रैक्टिस जो है आपको पहले ही करनी पड़ेगी। इसलिए फिर हम जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो हम सारे वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर PYQs देखिए, अगर PYQs की बात करी जाए, PYQ इसीलिए हेल्पफुल होते हैं। पिछले 5 से 6 साल के जो है PYQs आप उनको स्टडी कीजिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ एक PYQ उठाइए, उनको रट डालिए। ठीक है, और उनके नोट्स बना लीजिए। आपको पता है कि पटना कलाम, जो पटना कलाम है या फिर पाला आर्ट है, अगर पटना कलाम और पाला आर्ट, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ऑलरेडी उन पर जो है आप नोट्स तैयार करके रखिए। आपको पता है कि ये जो जाके सीधा आपको बस वहां पर लिखना है, 6 पेज आपने देखा और वहीं लिख दिया। तो इस तरह से आप पहले से ही जो है नोट्स प्रिपेयर करके चलिए। ठीक है, इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी में बात करी जाए तो एग्रीकल्चर इन बिहार हो गया, फूड प्रोसेसिंग बिहार में क्या स्टेटस है उसका, क्या चैलेंजेस हैं, इन पर आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। साइंस एंड टेक की बात करी जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये अक्सर जो है बिहार का फेवरेट टॉपिक है, वो आता ही आता है। इन पर जो है आप 6 पेज का एक नोट्स तैयार कर लीजिए कि वेरियस सेक्टर्स में इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये तैयार हो गया। गगनयान मिशन हो गया आपका। इस तरह से जो हॉट टॉपिक्स हैं इनका आप ऑलरेडी नोट्स जो है तैयार करके रखिए। आपको नोट्स तैयार करके रखना है, पढ़ना है, लिखना है
उसको फिर से लिख के देखना है। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि आप, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अभी मैं जो है इसमें रीडिंग कर ले रहा हूँ बहुत सारा, एक बार रीडिंग कर ली, 2 बार रीडिंग कर ली, 3 बार रीडिंग कर ली, लेकिन उसको लिख के नहीं देखा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप बस पढ़ते ही रह जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि लिखने में जो है आपके हाथ जो है वो दर्द कर सकते हैं, ठीक है, हैंड शेक कर सकता है आपका जब इतना आप लिखेंगे 3 घंटे में। तो ये प्रैक्टिस अगर आपने पहले से नहीं करी है तो आप, ये बैकफायर हो सकता है। तो अभी से बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो रीडिंग, लेकिन उसको आपको फिर लिख के भी देखना है, ठीक है। तो लिखिए, जितना हो सकता है लिखिए टाइम फ्रेम में, ठीक। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी, PYQs बता दिए, इनको तैयार करके रखिएगा। लिखना है, नोट्स बनाने हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, स्ट्रक्चर और डायग्राम हो गई, मटेरियल हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करूंगा पेपर, तो जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करें। पेपर में क्वेश्चन जो है प्रिंट होकर आता है, आप कहीं, आपको आज़ादी है, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको श्योर आते हो, जो आपको पता है कि आज 2 घंटे पहले ही मैंने एग्जाम से पहले ये मैंने पढ़ा था और ये आ गया। आप जाके बस उसको लिख डालिए सीधा, यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके माइंड में है। टाइम वहाँ लगता है जहाँ स्ट्रक्चर फ्रेम करना होता है, 2 मिनट आपको देना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल ढंग से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, उस स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिए, उसकी डिमांड को फुलफिल कीजिए, एग्जाम्पल्स डालिए, फ्लो चार्ट डालिए जहाँ पर जरूरत है, एग्जाम्पल से आंसर को जस्टिफाई कीजिए। और DI की जो 72 मार्क्स है उनको आप बिल्कुल श्योर शॉट होके चलिए कि इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप तब जाके 180+ मार्क्स आप सोच सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल उसके आसपास तो आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन बात है कि कंसिस्टेंसी की, आप कंसिस्टेंस हैं, परसिस्टेंसी आपने है, वहां पर आप जा सकते हो, वहां तक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी स्ट्रेटजी यहां पर बना सकते हो। बाकी अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो, हमारी जो टेस्ट सीरीज है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्या वैल्यू एडिशन हम आप वहाँ पर कर सकते हैं, ये सब आप जो है हमारे जो क्वेरी वाला जो नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ पर जाके कॉल कर सकते हो। थैंक यू।